नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संधि के विषय में चर्चा करेंगे। तो संधि खास तौर पर 5 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि जिसको हम अच संधि बोलते हैं, और व्यंजन संधि अर्थात हल संधि, उसके बाद विसर्ग संधि, स्वादि संधि और प्रकृतिभाव संधि। इस तरह से 5 होते हैं। उनमें हम आज स्वर संधि अर्थात अच संधि के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वर संधि जिसको हम अच संधि भी कहते हैं, यानी स्वर जो वर्ण होते हैं उनको हम अच वर्ण के नाम से भी जानते हैं, इसलिए स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। तो अच संधि में, स्वर संधि में होता क्या है, तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन, ठीक है, विकार को परिवर्तन कहते हैं। अगर दो स्वर मिलकर अगर कोई परिवर्तन हो रहा है, विकार हो रहा है, तो हम उसको स्वर संधि कहेंगे। अर्थात जो परिवर्तन होगा उसमें दो स्वर रहेंगे, ठीक है, अर्थात स्वर के मेलन से अथवा स्वर के माध्यम से अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसमें हम स्वर संधि बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे विद्या आलय विद्यालय, इसमें एक विद्या शब्द है, एक आलय शब्द है, ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो विद्या एक अलग शब्द है और आलय एक अलग शब्द है। तो ये दो शब्दों में जो दो वर्ण हैं, उन दो वर्णों का मेलन होता है, तो उसमें दो वर्णों के मेल द्वारा एक विद्यालय, एक अलग स्वतंत्र शब्द बनता है, ठीक है ना। तो इसमें होता कैसे है, इसमें हम जानेंगे। तो विद्या में जो आ है और आलय में जो आ है, इन दोनों आ के जगह पर एक नया आ जाता है और इससे विद्यालय एक शब्द बनता है। वो कैसे बनेगा हम नीचे देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं स्वर संधि के प्रकार। तो स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, पर जो अन्य प्रकार हैं वो भी यहाँ दिए गए हैं। तो मुख्य जो हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो हैं वो 5 हैं। तो कौन कौन है, तो दीर्घ संधि है ना, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये जो 5 संधि हैं मुख्यतः हम इसको आज पढ़ेंगे। और इसके अलावा 3 और संधि हैं, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि और प्रकृति भाव संधि, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, देखिए दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है, तो ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ प्लस ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ बराबर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं, किसमें, दीर्घ संधि में। यानी ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ तथा ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ, अगर ये 3 आपस में मिलते हैं, ठीक है, अर्थात हमें क्रमशः मिलाना है ह्रस्व या दीर्घ अ प्लस ह्रस्व या दीर्घ अ, यानी या तो अ या तो आ, ठीक है। वैसे ही ई और उ, ठीक है, अगर हम इनको आपस में मिलाते हैं तो वहाँ पर दीर्घ वर्ण हो जाते हैं, यानी आ। अगर अ और अ मिलेंगे, अथवा अ आ मिलेगा, अथवा आ प्लस अ, इस कंडीशन में आ ऐसा बनकर आता है। उसी तरह से ह्रस्व ई या दीर्घ ई के साथ अगर ह्रस्व ई या दीर्घ ई कोई मिलता है, तो इन दोनों का अगर कोई संयोग होता है तो वहाँ पर दीर्घ वर्ण ई बनकर आता है, ठीक है। उसी तरह से ह्रस्व उ तथा दीर्घ उ के संयोग से दीर्घ उ बनकर आता है, ठीक है। तो चलिए देखें, उदाहरण में हम स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि आ, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं अ अब्लिक आ, अथवा अ यानी आ प्लस अ और आ, ये दो के संयोग से एक आ वर्ण बनकर आता है, ठीक है, आ बनता है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर म प्लस अ मा, तो इसमें हुआ क्या है कि म हल वर्ण नहीं है, व्यंजन नहीं है, म में अ छुपा हुआ है, ठीक है। तो म में जो अ है और यहाँ एक स्वतंत्र अ है, इन दोनों अ को अगर हम मिलाते हैं तो वहाँ आ बन जाता है, ठीक है। जैसे कि म में अ था और एक स्वतंत्र अ था, इन दोनों के संयोग से एक क्या हुआ, यहाँ पर मा बन गया, क्योंकि म में अ और अ ये दोनों के मेल से म में एक नया आ गया। अर्थात इसमें होता क्या, किस तरह से होता है कि म में अ है और अ ये दो हैं, इन दोनों अ की जगह पर हम आ रख देते हैं। जब हम आ रख देते हैं तो म का जो अ है वो ऑलरेडी हट जाता है और आगे जो अ था वो भी हट जाता है। तो उसमें एक आ जो वर्ण है उन दोनों से मिलकर बना हुआ वह आता है, तो म हल रहता है, यानी व्यंजन रहता है, उसमें जब आ जुड़ जाता है ये वाला तो माँ बनकर आता है, ठीक है, माँ बन जाता है। उसी तरह से य प्लस अ या, यानी य में अ है और एक दूसरा अ, अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो या बन जाएगा, क्योंकि य में अ और अ ये दोनों अ की जगह पर हम आ रख देंगे, ठीक है। जब आ रख देंगे तो य में जो अ था वो भी हट गया और आगे जो अ है वह भी हट गया, तो केवल य आधा बच गया, और उसके साथ जब हम आ को मिला देंगे तो या इस तरह से पूर्ण बनता है, ठीक है। तो देखिए आगे है अ प्लस अ का उदाहरण।
अ प्लस अ बराबर आ, हमने अभी पढ़ा अ और अ यानी रस्व अ और रस्व अ दोनों अगर रस्व रस्व मिलते हैं तो दीर्घ आ बनता है। जैसे उदाहरण है धर्म अर्थ, तो धर्म एक अलग शब्द है और अर्थ एक अलग शब्द है। तो धर्म में अंत में अ है और अर्थ में भी अंत में अ है। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो आ बना देंगे। ठीक है, तो अ और आ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, अ और अ मिलेंगे, दो मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, दीर्घ, क्योंकि आ दीर्घ है तो धर्म में अ था और अर्थ में अ था, इन दोनों को हमने हटा दिया और एक आ रख दिया। ठीक है, तो धर्म में म आधा हो जाएगा और अर्थ का अ हट गया तो अर्थ ऐसा हो जाएगा, तो धर्म अर्थ तो धर्मार्थ। ठीक है, तो इस तरह से ये पूर्ण रूप में संधि, इसमें दीर्घ संधि होता है। और मृग अंक, इसमें भी वही है, तो मृग में ग में अ है और अंक में भी अ है, तो मृग का ग में अ और अंक में जो अ है इन दोनों को मिला करके हम आ रख देंगे, है ना। यानी ग का अ और अंक का अ दोनों के संयोग से आ एक दीर्घ आ बन जाएगा और मृगांक हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मृग का जो अ था उसको हमने हटा दिया तो यहाँ पर मृग में ग आधा हो गया। ठीक है, अर्थात व्यंजन हो गया और व्यंजन रह गया, उसमें अ नहीं है। और अंक में जो अ था उसको भी हमने हटा दिया तो आदंग और क हो गया। तो इन दोनों के मेल से, अर्थात ग में जो अ था और अंक में जो अ था उसके मेल से हमने यहाँ पर एक नया आ रख दिया। ठीक है, तो मृग आंक। ठीक है, तो ग जब आ में जाकर मिल जाता है तो मृगांक बनता है। ठीक है ना। आगे देखिए अभी हमने पढ़ा अ प्लस अ का उदाहरण, यानी रस्व अ और रस्व अ के मेल से आ जो बन गया था। अब हम पढ़ेंगे अ प्लस आ, यानी रस्व अ और दीर्घ आ। ठीक है, तो इन दोनों के संयोग से भी आ ही बनता है। वह किस तरह, देखिए तो हिमालय उदाहरण है। हिमालय में क्या है, एक हिम शब्द एक आलय शब्द, दोनों अलग अलग शब्द हैं, दोनों स्वतंत्र शब्द हैं। तो जब हम संधि करते हैं स्वर संधि तो हमें इसमें देखना होता है पूर्व शब्द और पर शब्द, अर्थात इसमें दो शब्द होते हैं। जो पहले वाला जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण लेना है और जो आगे वाला शब्द है उसका हमें पहला वर्ण लेना है। तो हिम में जो अंतिम वर्ण है म में अ और आगे वाला जो शब्द है उसका पहला वर्ण है आलय में आ। ठीक है, तो अ हिमा में जो अ है और आलय में जो आ है हम इसको अ लेंगे और आलय का जो आ है इसको हम आ लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, एक आ हो जाएगा। तो हिम, हिमा में म हट गया तो हिम हो गया और आलय में आ हट गया और दोनों की जगह पर एक नया आ जाता है तो हिम आ लय। ठीक है, तो म जब आ में जोड़ देंगे तो हिमालय। ठीक है, इस तरह से बनता है। ठीक है ना। तो उसी तरह से आगे देख सकते हैं आ प्लस अ। ठीक है, तो ये दीर्घ आ और रस्व अ जब मिलेंगे, अर्थात पूर्व वाले शब्द में आ रहेगा और आगे वाला जो शब्द है उसमें पहला वर्ण अगर अ रहेगा तब भी क्या होता है, आ ही होता है। ठीक है ना। वो कैसे होता है, तो विद्यार्थी, यहाँ पर देखिए विद्या एक शब्द है और अर्थी एक शब्द है। तो विद्या में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, आ है ना। और अर्थी में जो पहला वर्ण है वो क्या है, अ है। ठीक है, अब हम विद्या का अंतिम वर्ण आ तथा अर्थी का जो पहला वर्ण है अ, इन दोनों के मेल से एक आ, नया आ का निर्माण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विद्या में जो आ था वो हट गया और अर्थी में जो अ था वो भी हट जाएगा। तो बचेगा क्या, विद्या, अर्थी में अ हट गया, थी। ठीक है, तो बीच में आ जाएगा तो विद्यार्थी। ठीक है ना, अगर आप मिला देंगे तो इसी तरह से होता है। अब एक उदाहरण है, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा तथापि से। तो तथापि में क्या है, तथा एक शब्द है और अपि एक शब्द है। तो तथा में जो आ है उसको, तथा में आ है और अपि में अ है, इन दोनों के मेल से आ बनता है ना। तो तथा में आ को हटा देंगे और अपि में अ को हटा देंगे तो तथ हो जाएगा और अपि में पी बचेगा। तो ठीक है, और तथा में आ तथा अपि में जो अ था इन दोनों के मेल से बीच में एक आ गया नया, है ना। तो तथ आ पी, अगर हम पूरा मिला देंगे तो तथापि। ठीक है, अब आगे है आ और आ, यानी दीर्घ आ और दीर्घ आ के मेल से भी आ ही होता है। तो इसमें उदाहरण है विद्यालय। तो विद्यालय में क्या है, एक विद्या शब्द एक आलय शब्द है। विद्या के अंत में या में आ है और आलय का जो पहला वर्ण है वो भी आ है, इन दोनों के मेल से आ हो जाएगा तो विद्या। ठीक है, का आ हट गया तो विद्या, आलय में आ था वो भी हट गया तो विद्या लय हो गया। तो बीच में जो ये वाला आ गया तो विद्या आ लय विद्यालय। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है। आप बस इतना याद रखिए कि अगर हमें बस 4 जगहों पर हमें ध्यान देना है कि आ। ठीक है, देखिए अ प्लस अ आ होता है,
अ प्लस आ भी आ होता है, आ प्लस अ कहीं आता है तब भी आ हो जाएगा, और आ प्लस आ आएगा तब भी आ हो जाएगा। अगर 4 जगहों पर हमें बस ध्यान देना है कि अ के रूप में दीर्घ संधि कहाँ होता है। अब ई में भी होता है दीर्घ संधि, तो ई में कैसे होगा, तो दीर्घ संधि वहां होता है जहां पर समान वर्ण हो, ठीक है, जैसे अ और आ इन दोनों में समानता है, इसलिए इसको हम सवर्ण भी कहते हैं, ठीक है, सवर्ण अर्थात समान वर्ण, तो इसीलिए यहाँ पर संधि हुआ। वैसे ही सवर्ण आगे भी है ई, क्योंकि ह्रस्व ई और दीर्घ ई दोनों समान हैं तो इनको हम सवर्ण कहते हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ ई में भी संधि किस तरह से होता है, तो ई अथवा दीर्घ ई अर्थात ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई अथवा दीर्घ ई अगर होगा तो वहाँ पर दीर्घ ई बन जाएगा दीर्घ होकर, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के रूप में v प्लस ई, वी में एक ह्रस्व ई है और इधर ई क्या है, ह्रस्व ई है, ये दोनों ह्रस्व ई हैं। अगर v में जो ई है तथा अलग स्वतंत्र ई है, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो एक दीर्घ ई बन जाएगा, तो v का ई हट जाएगा तो व आधा हो जाएगा, व प्लस अगर हम दीर्घ ई रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो v हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नी प्लस ई में क्या होता है कि नी में ह्रस्व ई है और इधर भी ई है, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो जैसे v में हमने किया वैसे सेम ही है कि नी में ह्रस्व ई है और इधर भी ह्रस्व ई, अगर दोनों को हम क्या कर देंगे ई बड़ा कर दिए, और इसमें क्या होगा, नी में आधा 9 बच गया और उधर बड़ा ई था दीर्घ ई, है ना, इन दोनों को मिला देंगे तो नी, ठीक है, ऐसा नी हो जाएगा दीर्घ वाला, ठीक है ना। अब आगे क्या है देखिए, दी में क्या है कि दी में दीर्घ ई है और इधर भी दीर्घ ई है, दोनों दीर्घ ई, अगर दोनों दीर्घ ई मिलते हैं तब भी दीर्घ ही होता है। तो दी में जो ई है और इधर आगे जो दीर्घ ई है, इन दोनों को हमने मिला दिया और एक ई बना दिया, तो दी में द बच गया और आगे क्या हुआ, ई हुआ दोनों के संयोग से, तो द और ई मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, दी हो जाएगा ना। तो बस बहुत ईजी है, बहुत ही सरल है ना। तो आगे है देखिए री में क्या होता है, तो री में छोटी ई की मात्रा है, ठीक है, तो री में छोटी ई की मात्रा है और आगे स्वतंत्र ई है, तो हम इन दोनों में क्या कर देंगे कि री में जो ई है उसको हमने हटा दिया, यानी री का जो ई है और इधर जो दीर्घ ई है उन दोनों के मेल से एक नया दीर्घ ई बनाना है, तो है ना, तो र और दोनों के ई से मिलकर जो दीर्घ ई बन गया था ई हो गया, तो र और ई दोनों को जोड़ देंगे तो री बन जाएगा दीर्घ वाला, ठीक है। तो ये सब दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, तो इनका हम उदाहरण आगे पढ़ेंगे, बस ये नियम था। तो जैसे देखिए ह्रस्व ई और ह्रस्व ई के मेल से जो दीर्घ ई होता है उसका उदाहरण है रविंद्र है। तो रविंद्र में क्या होता है, रवि प्लस इंद्र, इसमें दो अलग अलग शब्द हैं, रवि शब्द एक है और इंद्र शब्द एक है। तो रवि में अंतिम में क्या है, ह्रस्व ई है, और इंद्र में जो पहला वर्ण है वो क्या है, ह्रस्व ई है, इन दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो दीर्घ ई जब हो जाएगा तो रवि का ई हट गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ह्रस्व ई है, ठीक है, तो ये तो रवि में भी ह्रस्व ई है और इंद्र में भी ह्रस्व ई है, तो दोनों ह्रस्व ई के मेल से दीर्घ ई हो गया। तो दीर्घ ई होते ही रवि का जो ई है वो हट गया और इंद्र का जो ई है वो भी हट गया, तो बीच में एक नया ई दीर्घ ई आ जाता है, तो रव इंद्र होता है। अगर हम रव में जो व है उसको लाकर दीर्घ ई में जोड़ देंगे तो रविंद्र, ठीक है, तो इस तरह से होता है। उसी तरह से मुनीन्द्र शब्द है, मुनीन्द्र में भी उसी तरह करना है हमें, मुनि में भी ह्रस्व ई है और इंद्र में भी ह्रस्व ई है। अगर दोनों को देखिए, मुनि में अंतिम में न में ई है और इंद्र में जो पहला वर्ण है वो भी ई है, अगर दोनों को हम मिला देंगे तो एक दीर्घ ई बन जाएगा, तो मुनीन्द्र, ठीक है। तो उसी तरह करना है कि मुनि में ई को हटा देना है, इंद्र का ई भी हटा देना है और दोनों के बीच में हम दीर्घ ई रख देना है, तो मुनीन्द्र, ठीक है, आप समझ रहे हैं, उतना कठिन नहीं है। उसी तरह से गिरीशा में क्या है कि गिरी प्लस ईशा, तो गिरी में री में ई है, इसमें क्या है कि आपको ध्यान देना है कि एक ह्रस्व ई और दीर्घ ई मिलकर एक दीर्घ ई बनता है इसमें, ठीक है। तो गिरी में री में ई है और ईशा में दीर्घ ई है, तो देखिए गिरी के अंत में र में ह्रस्व ई और ईश में शुरू में अर्थात प्रारंभ में दीर्घ ई है ना, ह्रस्व ई और दीर्घ ई जब मिलेंगे तो एक दीर्घ ई बन जाएगा। तो गिरी में ई को हटा दीजिए और ईश में ई को भी हटा दीजिए और बीच में एक ई लाकर रख दीजिए दीर्घ, तो गिर ई श, तो र को ले जाकर अगर आप ई में मिला देंगे तो गिरीश, ठीक है, तो ये वाला री दीर्घ हो जाएगा। जैसे यहाँ गिरी में री ह्रस्व है तो यहाँ पर गिरीश यानी दीर्घ हो गया, ठीक है। अब आगे है देखिए मुनीशा, मुनि में भी वही है सेम, तो मुनि में ई है
अंतिम में न में, और उधर आगे वाला जो शब्द का पहला वर्ण है ई वो दीर्घ है, तो दोनों के मेल से एक दीर्घ ई बनता है। तो मुनि में ई को हटा दिया आपने, और ईसा में जो ई है उसको भी हटा दिया, इसके जगह पर एक दीर्घ ई आपने रख दिया। तो मुन ई श, न जाकर अगर आपने न को ले जाकर ई में जोड़ देंगे आप तो मुनीषा। ठीक है, सरल है ना। अब देखिए आगे है दीर्घ ई तथा ह्रस्व ई के मेल से भी दीर्घ ई बनता है। तो इसका उदाहरण है महींद्र। तो महींद्र में क्या होता है कि मही में, देखिए आप मही में जो अंतिम वर्ण है उसमें ओ है दीर्घ ई, और इंद्र में जो पहला वर्ण है वो है ह्रस्व ई। इन दोनों के मेल से एक दीर्घ ई बनता है। तो मही में जो ई था उसको आपने हटा दिया, और इंद्र का ई को भी हटा दिया, बीच में आपने एक दीर्घ ई रख दिया, तो मह इंद्र हो गया। तो मह में जो हा था वो ई में मिलता है तो महींद्र होता है। ठीक है, उसी तरह से नारी इंदु। नारी इंदु में नारी एक शब्द है और इंदु एक शब्द है। तो नारी में अंतिम में दीर्घ ई है, और इंदु में जो पहला वर्ण है वो है ह्रस्व ई। इन दोनों के मेल से दीर्घ ई हो जाएगा। तो नारी इंदु में री को ई हटा दिया, और इंदु का ई इन दोनों के जगह पर एक दीर्घ ई हमने रख दिया। तो दीर्घ ई को रखते ही नार इंदु हो गया, नारी इंदु। ठीक है ना। अब आगे देखिए दीर्घ ई और दीर्घ ई के मेल से किस तरह से दीर्घ ई होता है। तो ई दोनों जगह पर हमें ई मिलेंगे। तो जैसे नदी और ईश दो शब्द हैं, तो नदी में जो अंतिम वर्ण है द में वो भी ई लगा हुआ है, और ईश में जो ई है वो भी दीर्घ है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो एक दीर्घ ई बन जाएगा। तो नदी में ई को हटा दीजिए और ईशा में ई को हटा दीजिए, बीच में आपने दीर्घ ई को इसको लाकर आपने रख दिया, तो नद ई श। तो अगर द को आपने ई में मिला दिया तो नदीसा। ठीक है ना। उसी तरह से क्या है महिषा। महिषा में क्या होता है कि मही में भी दीर्घ ई है, देखिए आप, है ना, और ईशा में जो पहला वर्ण है वो भी दीर्घ ई है। दोनों का आप मिला देंगे, जिस तरह से आपने नदीशा में मिलाया वैसे ही मह प्लस ईशा महिषा। ओके, कोई कठिन नहीं है ना, बहुत ही सरल है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम ऊ में। ठीक है, ऊ में क्या होता है, ऊ में भी हमेशा स्वर संधि रहता है। ठीक है ना, अर्थात दीर्घ संधि होता है। तो दीर्घ संधि यहाँ पर कैसे होगा कि इसमें भी ऊ ह्रस्व और दीर्घ दोनों सवर्ण है, दोनों समान है, तो इनके बीच में क्या होता है, दीर्घ संधि होता है। तो वो किस तरह होता है कि ह्रस्व ऊ तथा दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ तथा दीर्घ ऊ अगर होता है तो वहाँ पर दीर्घ ऊ संधि के रूप में, अर्थात दीर्घ संधि के रूप में होता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर नू में क्या है कि नू में जो ऊ है वो ह्रस्व ऊ है, और ऊ जो है वो भी ह्रस्व ऊ है। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो एक दीर्घ ऊ बन जाएगा। तो नू में जो ऊ था और इधर जो ऊ था उसको हमने हटा दिया, और इसके जगह पर दीर्घ ऊ हमने इसको रख दिया, तो क्या हुआ, तो नू ऐसा बन गया। ठीक है, ठीक है ना। तो नू का जो ऊ था उसको हटा दिया, न बन गया, और ऊ आगे जो था उसको भी हमने हटा दिया, तो न प्लस इन दोनों के जगह पर हमने जो दीर्घ ऊ रख दिया था, न प्लस ऊ रख दिया था, तो दोनों मिला देंगे तो नू बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से घू में क्या है, तो घा प्लस ऊ। इसमें देखिए थोड़ा अंतर है, इसमें अंतर क्या है, तो घू में क्या है, घा में ऊ लगा हुआ है ह्रस्व ऊ। ठीक है, और ऊ क्या है, एक दीर्घ ऊ है। तो हमने ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बट आगे और पीछे दोनों जगह पर हमें ऊ की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात वो ह्रस्व हो या दीर्घ हो उससे फर्क नहीं है। ठीक है ना। तो घू में जो ऊ की मात्रा है और ऊ एक दीर्घ स्वतंत्र ऊ है, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो एक दीर्घ ऊ बन जाएगा। तो घ के साथ जब दीर्घ ऊ जुड़ जाता है तो घू बनता है। ठीक है ना। उसी इसका उदाहरण के रूप में हम जानेंगे, जैसे देखिए ऊ और ऊ, ह्रस्व ऊ का उदाहरण है भानु उदय। भानु उदय में क्या होता है कि भानु में ऊ है ह्रस्व, ठीक है, और उदय में जो पहला वर्ण है वो भी ह्रस्व है। इन दोनों के मेल से दीर्घ ऊ होता है। तो भानु का ऊ तथा उदय का जो ऊ है उस दोनों को हटा देंगे हम, तो एक दीर्घ बीच में रख देंगे, भान ऊ दय। ठीक है, तो भान और ऊ जो है वो दीर्घ है, तो भान को जो न है भान में, वो न को हम क्या करेंगे, ऊ में मिला देंगे, तो भानुदय। ठीक है, उसी तरह से विधुदय। तो विधुदय में क्या होता है कि विधु शब्द है, इसमें भी ऊ है ह्रस्व, और उदय में भी ऊ ह्रस्व है। उन दोनों को हम मिला देंगे विधुदय। जैसे भानुदय हुआ वैसे विधुदय। तो विधु में ऊ हट गया, उदय में ऊ हट गया, तो बचा विध दया, और बीच में हमने दीर्घ ऊ रख दिया, तो विधुदय। ठीक है, कठिन नहीं है ना। अब आगे देखिए ऊ ह्रस्व और दीर्घ, इन दोनों को हम मिलाते हैं, जैसे ऊ और ऊ बराबर ऊ। ठीक है, तो लघु शब्द है। लघु शब्द में क्या है कि लघु में ह्रस्व ऊ की मात्रा है।
ठीक है ना। तो लघु में ह्रस्व उ की मात्रा तथा ऊर्मी में जो पहला वर्ण है वो दीर्घ उ है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। तो लघु में जो उ है उसको हटा दिया और ऊर्मी में जो उ है दीर्घ उसको भी हमने हटा दिया, उन दोनों के जगह पर एक दीर्घ उ हमने रख दिया। ठीक है, जब हम दीर्घ उ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, लघ ऊर्मी। तो लघ घ को उ में मिला देंगे तो लघुर्मी। ठीक है, उसी तरह से सिंधुर्मी, सिंधुर्मी में सिंधुर्मी। ठीक है, तो सिंधु, सिंधु नदी है, सिंधु की उर्मी मतलब तरंग। ठीक है, तो सिंधु प्लस उर्मी में सिंधु में जो उ है वो ह्रस्व उ है और उर्मी में जो दीर्घ उ है वो दीर्घ है। ठीक है, तो ह्रस्व और उ दीर्घ को हम मिला देंगे तो दीर्घ उ हो जाएगा। तो बीच में हमने क्या कर दिया, सिंधु में जो उ है उसको हटा दिया और उर्मी में जो उ है दीर्घ उसको भी हटा दिया। दोनों के जगह पर हमने क्या किया, दीर्घ वाला जो उ है उसको रख दिया। तो सिंधु प्लस उर्मी सिंधुर्मी। ठीक है ना। उसी तरह से दीर्घ उ तथा ह्रस्व उ का उदाहरण है बधु प्लस उत्सव बधूत्सव। तो इसमें क्या होता है कि बधु में जो अंतिम वर्ण है वो दीर्घ है और उत्सव में जो पहला वर्ण है वो ह्रस्व है। तो दीर्घ प्लस अगर ह्रस्व को हम मिला देंगे तब भी दीर्घ होता है। तो बधु में जो दीर्घ उ तथा उत्सव में जो ह्रस्व उ है उन दोनों के जगह पर हमने एक दीर्घ उ को रख दिया तो बध उत्सव, तो बधूत्सव। ठीक है, बधु प्लस उत्सव बधूत्सव होता है। ठीक है, उसी तरह से बधु उल्लेखा बधुल्लेखा। तो बधु में दीर्घ उ तथा उल्लेखा में ह्रस्व उ है ना, दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ उ हो जाएगा। तो बधु प्लस उल्लेखा बधुल्लेखा। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से आपको करना है। तो बधु में उ को हटा देंगे और उल्लेखा में उ को हटा देंगे तो दोनों के जगह पर एक दीर्घ उ रख देंगे, बध उल्लेखा बधुल्लेखा। ठीक है, अब आगे उदाहरण है दोनों दीर्घ उ का, उ के। ठीक है, जैसे दीर्घ उ प्लस दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ। ठीक है ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर भूर्ध्व शब्द है। भूर्ध्व में क्या होता है कि भू में दीर्घ उ है और ऊर्ध्व में जो पहला वर्ण है वो भी दीर्घ उ है। दोनों को हम मिला करके क्या करेंगे, एक दीर्घ उ बीच में रख देंगे। तो भू में जो उ था वो उ हट जाता है और ऊर्ध्व में जो पहला जो उ था वह भी हट जाता है। तो बध प्लस उ प्लस ध्व ऐसा होता है। तो बध में जो धा है हम उसको उ में मिला देंगे, सॉरी भू में, तो भू में जो उ है उसको हम हटा देते हैं तो भा प्लस ध्वा होता है तो भूर्ध्वा। ठीक है, बीच में जो हमने उ रख दिया था। वैसे ही बधु प्लस ऊर्जा। तो बधु ऊर्जा में बधु में जो है दीर्घ उ और ऊर्जा में जो पहला वर्ण है वो भी उ है दीर्घ, तो दोनों को मिलाकर हम दीर्घ उ बना देते हैं। तो बध प्लस उ का ऊर्जा में जो उ है वो भी हट जाता है तो बध प्लस उ, बीच में एक आ गया उ है ना, और जा, तो बध ऊर्जा बधूर्जा। ठीक है ना, कठिन नहीं है ना। अब गुण संधि, गुण संधि क्या होता है तो हम जानते हैं गुण संधि, गुण में क्या आते हैं सबसे पहले हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो गुण है देखिए अ ए ओ। ठीक है, तो गुण संधि में आपको जानना है कि अ ए ओ तीन गुण होते हैं। ठीक है ना, अ ए प्लस ओ। अगर गुण कौन कौन है आपको पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे अ ए और ओ। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि देखिए अगर हम सामान्य तरीके से जान लेते हैं अ आ अथवा, ठीक है, अ अथवा आ प्लस ई अथवा दीर्घ ई अगर हो तो वहां पर हमेशा ए होता है। अर्थात अ प्लस ई हो ह्रस्व अथवा ह्रस्व ई अथवा दीर्घ आ प्लस दीर्घ ई के मेलन से ए बनता है हमेशा। ठीक है, तो जैसे अ प्लस आ, उसी तरह से अ प्लस आ प्लस उ यानी ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ अथवा, ठीक है, इन दोनों के साथ ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ अगर इन दोनों का मेलन होता है तो वहां पर हमेशा ओ होता है। ठीक है, उसी तरह से एक और है, हमें जानना है ह्रस्व अ अथवा दीर्घ आ प्लस री, अगर इनका मेलन होगा तो वहां पर हमेशा अर होता है। ठीक है, अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। ये हुआ गुण संधि। ठीक है, अर्थात बस आपको ध्यान देना है कि अ आ प्लस ई हो तो ए, अ आ प्लस उ अगर हो तो वहां पर ओ होता है, अ आ प्लस अगर आगे वाला जो शब्द है उसमें री है तो वहां पर अर होता है। ठीक है, तो हमने तीन चीजों को जान लिया कि अर कहाँ होता है कि जहां पर अ आ प्लस री अर्थात आगे वाला जो शब्द है उसमें अगर री आता है और जो पहला शब्द है उसके अंत में अगर अ तथा आ है तो वहां पर अर होता है। ठीक है, अर में जो र है वो आधा है अर्थात व्यंजन है, हल वर्ण है। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा, देखिए अ आ प्लस ई बराबर ए, यानी अ ह्रस्व है और दीर्घ आ प्लस ई ह्रस्व और दीर्घ ई के मेलन से ये होता है। तो जैसे उदाहरण में देख सकते हैं र ई,
इनके मिलन से रे हुआ, तो र में अ है, ठीक है, र व्यंजन नहीं है, हल नहीं है, ठीक है, और ई है, तो इन दोनों के मेल से अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ई रस्व है, ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था आ प्लस ई के मेल से ये होता है, तो यहाँ पर र में अ है और ई अलग स्वतंत्र है, इन दोनों के मेल से ये हो गया, तो र का अ और ई जो है उन दोनों के जगह पर आता है, ठीक है, ये दोनों के जगह पर एक वर्ण आ जाता है, याद रखिए कि अर्थात जो पहला वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और अगला जो शब्द है उसका जो पहला वर्ण है उन दोनों के जगह पर एक नया वर्ण आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, र में जो अंतिम वर्ण था अ उसके जगह पर और ई जो है उसके जगह पर हमने ए रख दिया, तो र में जो आ था वो भी हट जाता है और ई भी हट जाता है, तो र आधा रह जाता है और उन दोनों के जगह पर जो नया बन गया था ए उसको हम रख देंगे, तो र को ए में जब जोड़ देंगे तो रे बन जाता है, ठीक है। वैसे ही अब हम करेंगे आ का, ठीक है, तो आ हा प्लस ई में हे होता है, ठीक है, तो ये कैसे हुआ कि हा में आ है, आ की मात्रा है ना, और हे ई में क्या है, एक स्वतंत्र ई की मात्रा है दीर्घ, ठीक है, तो आ और दीर्घ ई को मिलाएंगे तब भी ए हो जाएगा, तो हा में जो आ है वो हट जाता है और दीर्घ ई भी हटता है, तो उसकी जगह पर एक क्या होता है, ए आ जाता है, तो हा में आ हट गया तो ह बचा है, तो ह प्लस ए हे, ठीक है ना, समझ गए आप। अब देखिए आगे है नरेंद्र, एक उदाहरण है, तो इसमें क्या होता है कि दो शब्द हैं, एक नर शब्द है एक इंद्र शब्द है, ठीक है, तो नर में अंतिम में क्या है, अ है ना, और इंद्र में जो पहला वर्ण है वो ई है, तो अ और ई इन दोनों के मेलन से ए बनता है, ठीक है, तो नर में अ हट गया और इंद्र में जो ई है वो भी हट जाता है, तो इन दोनों की जगह पर ए जब आ गया तो नर प्लस इंद्र, ठीक है, बीच में ए आया था, तो नर में जो र है वो ए में मिला देंगे तो नरेंद्र, ओके, ठीक है ना। उसी तरह से नरेश, तो नरेश में एक नर शब्द है और एक ईश शब्द है, तो नर में जो अंतिम वर्ण है वो अ है और ईश में जो पहला वर्ण है वो ई है, तो इसमें देखिए रस्व अ तथा दीर्घ ई का हम उदाहरण दे रहे हैं, तो नरेश इसमें होता है, तो कैसे हुआ नरेश, तो देखिए, तो नर में जो अ था उसके जगह पर और ई में ईश में जो ई था उन दोनों के जगह पर हमने क्या किया, ए को रख दिया, ए की मात्रा को हमने जब रख दिया वहां पे, तो नर में र में जो अ था वह हट जाता है और ईश में ई भी हट जाता है, तो नर एशा होता है और हम र को ए में मिला देंगे तो नरेशा, ओके। उसी तरह से आ और ई के मेल से ए होता है, तो आ और ई के मेल से ये कैसे होता है, तो महा प्लस इंद्र महेंद्र, तो यहाँ पर महेंद्र शब्द में दो शब्द हैं अलग अलग, महा और इंद्र, तो महा में अंतिम वर्ण है आ और इंद्र में पहला वर्ण है ई, इन दोनों के जगह पर भी क्या करेंगे, हम ए कर देंगे, तो महा में आ हट गया और इंद्र में ई हट गया, तो महा इंद्र हो गया और बीच में हमने ए रख दिया, तो महेंद्र, और ह को ए में मिला देंगे तो महेंद्र, ठीक है। आप इसको लिख के कर सकते हैं, वर्णों को अलग अलग करके वर्ण विच्छेद करके, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और आ और दीर्घ ई अर्थात ह्रस्व आ तथा दीर्घ ई को अगर हम मिलाते हैं तब भी क्या होता है, ए ही होता है, तो कैसे, तो देखिए महेश शब्द है, तो महा में जो है आ है और ईश में दीर्घ ई है, तो इन दोनों की जगह पर ए होना है ना, तो महा का आ और ईशा का ई इन दोनों की जगह पर जब हम ए कर देंगे तो मह श, है ना, और बीच में ई ए आ गया तो मह ए श, तो महेश, ओके, ठीक है ना। अब देखिए ओ कहाँ पर ओ होता है हम उसको जानते हैं, तो अ आ प्लस उ यानी रस्व अ और दीर्घ आ, उसी तरह से रस्व उ और दीर्घ उ इन दोनों का अगर आपस में मेलन होता है तो वहां पर ओ होता है, तो जैसे उदाहरण है नो में, ठीक है, तो नो में क्या होता है कि एक न में अ है और उधर क्या है उ है, तो इन दोनों के मेलन से क्या होता है, वो होता है, अर्थात जब भी अ और उ का मिलन होगा, भले वो अ रस्व हो या दीर्घ हो अथवा उ रस्व हो या दीर्घ हो, पर अगर इन दोनों का आपस में मेलन होता है तो वहां पर ओ होता है हमेशा, तो न में जो अ था उसकी जगह पर और उ के जगह पर क्या कर दिया हमने, ओ की मात्रा लगा दिया हमने, तो न और उ मिलने से, न में जो अ और उ मिलने से ओ हो गया, तो न ओ नो, ठीक है। अब क्या है, देखिए आगे देखिए, आगे देख सकते हैं अब हा, ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि हा प्लस उ हो, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, देखिए हा में आ की मात्रा है ना, और हा में आ की मात्रा है और
ऊ, इधर ऊ की मात्रा है रस्व ऊ, तो हा और ऊ यानी आ और ऊ के मिलने से ओ बन गया। तो आ और ऊ को हमने हटा दिया तो वहाँ पर हमने ओ रख दिया तो ह ओ हो। ठीक है। उसी तरह से लो में क्या होता है कि ल में एक रस्व अ है और ऊ में दीर्घ ऊ है, तो रस्व ऊ अ तथा दीर्घ ऊ को अगर हम मिला देते हैं तब भी क्या होता है कि ओ होता है। तो ल में जो अ था उसको हटा दिया और ऊ को भी हमने हटा दिया तो ल ऐसा हुआ और आगे जो है ओ रख दिया तो लो हो गया। अगर हम ल को ओ में मिला देंगे तो लो हो जाता है। ठीक है ना। अब क्या है कि देखिए उदाहरण के रूप में हम समझते हैं ज्ञानोपदेश। ज्ञानोपदेश शब्द में संधि है ज्ञान प्लस उपदेश। ठीक है ना। तो ज्ञान प्लस उपदेश में ज्ञान में अ है अंतिम में और उपदेश में जो पहला वर्ण है वो ऊ है, तो अ और ऊ जब मिलेंगे तो ओ होता है ना। तो ओ होता है तो ज्ञान में अ और उपदेश में ऊ हट जाता है तो ओ आता है, तो ज्ञान ओपदेशा, तो ज्ञानोपदेशा। ठीक है। उसी तरह से आ और ऊ के मेलन से भी ओ होता है, जैसे महोत्सव महा में महा शब्द में अंतिम में आ है और उत्सव में जो पहला वर्ण है वो ऊ है, तो आ और ऊ के मेलन से ओ हो गया। ठीक है। तो महा में आ हट गया और उत्सव में ऊ हट गया, दोनों की जगह पर ओ आता है तो महोत्सव, तो महोत्सव। ओके। और रस्व अ तथा दीर्घ ऊ के मेलन से ओ होता है, जैसे कि जल प्लस उर्मी, तो जल में अ है और उर्मी में ऊ है, तो जल में अंतिम जो वर्ण है वो क्या है अ है और उर्मी में जो पहला वर्ण है वो दीर्घ ऊ है, तो इन दोनों के मेलन से ओ हो गया तो जल प्लस ओर्मी हो गया। तो जल को अगर ल को ओ में मिला देंगे तो जलोर्मी। ठीक है। उसी तरह से आगे है देखिए आ प्लस ऊ यानी दीर्घ आ और दीर्घ ऊ के मेलन से भी ओ होता है गुण संधि के रूप में, जैसे महोर्मी में क्या है महा प्लस उर्मी है ना, तो महा में आ है अंतिम में और उर्मी में जो पहला वर्ण है वो दीर्घ ऊ है, तो इन दोनों के मेलन से ओ हो गया तो मह ओर्मी महोर्मी। ठीक है। अब अर जहां होता है यानी जहां री आगे वाला जो शब्द है उसका अगर पहला वर्ण री हो तो वहां पर अर किस तरह से होता है इसको हम जानेंगे। तो अ प्लस अ अथवा आ प्लस री अगर होता है तो वहां पर अर होता है हमेशा। वो किस तरह से होता है, जैसे देखिए व री वर। ठीक है। तो व में अ है, देखिए व में जो है एक अ है और आगे री है, तो व अ प्लस री हुआ, तो इन दोनों के मेलन से क्या हुआ कि अर हो गया। तो व में जो अ था वो हट गया और री भी हट गया तो अर हो गया, तो व प्लस अर वर। ठीक है। उसी तरह से आ प्लस री अगर होता है तब भी अर होता है, जैसे हा में क्या है आ है और री आगे है, तो हा प्लस री में क्या होना है तो अर होना है। तो हा प्लस री में जब हम अर करेंगे तो क्या होगा, हा में जो आ है उसको और री को दोनों को हटा देंगे और अर कर देंगे तो ह अर हो गया तो हर। ठीक है। तो इसका उदाहरण है देखिए अ प्लस री का उदाहरण आप देख सकते हैं देवर्षि। देवर्षि में देव और ऋषि शब्द में देव में अंतिम वर्ण है अ और ऋषि में पहला वर्ण है री, तो अ और री के जगह पर हम करेंगे और। ठीक है। तो देव में अ को हटा दिए और ऋषि में री को हटा दिए, तो देव अर्षि देवर्षि। ठीक है ना। बहुत ही सरल है। ठीक है। आप लिखते भी जाइए। तो आ प्लस री अगर हम करते हैं यानी दीर्घ आ और दीर्घ री, ठीक है, या रस्व री कोई भी फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। ठीक है। रस्व हो या दीर्घ हो, तो अगर आ और री हो तो वहाँ पर अर होता है। तो जैसे कि महा प्लस ऋषि, यहाँ पर क्या है कि महा शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो आ है, वैसे ही ऋषि शब्द का जो पहला वर्ण है वो री है, इन दोनों के मिलन से अर होता है। तो महा में आ को आपने हटा दिया मह हो गया और बीच में आपने अर को रख दिया मह अर, और ऋषि में री को हटा दिया तो मह अर शी, तो महर्षि। ओके। अब वृद्धि संधि क्या है, तो वृद्धि संधि हम जानते हैं। तो वृद्धि संधि में देखिए अ आ ए ऐ बराबर ऐ, यानी रस्व अ दीर्घ आ अथवा, ठीक है, यानी रस्व अ अथवा दीर्घ आ प्लस रस्व ए अथवा ऐ, क्योंकि रस्व ए नहीं होता। ठीक है। ए ऐ दोनों दीर्घ ही माने जाते हैं। तो रस्व अथवा आ अथवा, ठीक है ना, यानी हमें समझना इतना है कि रस्व अ हो अथवा दीर्घ आ हो प्लस ए और ऐ अगर हैं तो वहां पर हमेशा ऐ हमें करना है। ठीक है ना। उसी तरह से रस्व अ तथा दीर्घ आ प्लस ओ और औ
अगर हो तो वहाँ पर हमें हमेशा औ करना है, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण से आप समझ जाएंगे अच्छे से। जैसे देखिए अ और ए का उदाहरण है, अ प्लस ए जहाँ होता है उसमें है कृष्णा एकत्वम कृष्णैकत्वम। इसमें क्या है देखिए, कृष्णा में जो अंतिम वर्ण है वो है अ, एकत्वम में जो पहला वर्ण है वो है ए, और अ और ए के मेलन से क्या होता है, ऐ होता है, ठीक है ना। तो कृष्ण में जो अ था वो हट गया, एकत्वम में ए भी हट गया, तो कृष्णा कत्वम हो गया, बीच में ऐ आ गया, तो कृष्णा ऐ कत्वम। ण को अगर हम ऐ में मिला देंगे तो कृष्णई कत्वम। ओके, तो सबसे पहले आप जानिए कि वृद्धि क्या क्या होते हैं। वृद्धि में होते हैं आ, ऐ और औ, ये तीन वर्ण वृद्धि में आते हैं, ठीक है। तो आ, ऐ, औ, ठीक है। तो आ, ऐ, औ ये तीन वर्णों को वृद्धि में रखा जाता है। अगर अ से आगे वाला जो वर्ण है वो री रहता है तो वहाँ पर हम आर करते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने गुण में आगे वाला वर्ण अगर री रहता है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, अर करते हैं, उसी तरह से अगर हम आगे वाला वर्ण री रहेगा तो यहाँ पर हम आर करेंगे, ठीक है। तो अ प्लस ऐ का उदाहरण है, देखिए अ प्लस ऐ में भी क्या होता है, ऐ ही होता है, ठीक है। जैसे देखिए उदाहरण है देव प्लस ऐश्वर्यम। देव में जो अंतिम वर्ण है वो ऐ अ है, और ऐश्वर्य में जो पहला वर्ण है वो है ऐ। तो अ प्लस ऐ को जोड़ दिया हमने, देवैश्वर्यम बना दिया। तो क्या होता है, देव में जो अ है वो हट गया और ऐश्वर्य में जो ऐ था वो भी हट गया, तो देव ऐश्वर्यम हो गया, ठीक है। तो देवैश्वर्यम अगर हम वर्णों को मिला देंगे तो देवैश्वर्यम हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से आ प्लस ओ को अगर हम मिलाते हैं तब क्या होता है, औ होता है ना। तो आ, ऐ, औ तीन वर्ण आते हैं वृद्धि में, तो औ हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगौ घ शब्द में गंगा और ओघ दो शब्द हैं। तो गंगा में जो अंतिम वर्ण है वो आ है, और ओघ में जो पहला शब्द है वो क्या है, ओ है, ठीक है। पहला जो वर्ण है वो ओ है। तो आ प्लस ओ के मेलन से औ होता है ना। तो क्या किया हमने कि गंगा में जो आ था उसको हटा दिया और ओघ में ओ को भी हटा दिया, तो गंगा औ और घ, ठीक है। तो गंगा में जो ग है वो औ में मिलता है, तो गंगौ, आगे घ है तो गंगौ घ, ठीक है। अब अ प्लस औ, अ और अ तथा औ का जब मेलन होगा तब भी क्या होता है, औ ही होता है। तो इसका उदाहरण है देखिए कि आप यहाँ देख सकते हैं कृष्णा औत्कंठ्यम, ठीक है ना। तो कृष्णा औत्कंठ्यम में क्या हुआ है कि कृष्ण में जो अंतिम वर्ण है वो है अ, तथा औत्कंठ्यम जो अगला शब्द है उसमें जो पहला वर्ण है वो है औ। तो अ प्लस औ मिलेंगे तब भी क्या हो जाएगा, औ ही हो जाएगा। तो कृष्ण में जो अ था उसको हमने हटा दिया, ठीक है। तो कृष्ण में जो अ है उसको हटा दिया, और औत्कंठ में जो औ था उसको भी हमने हटा दिया, और बीच में हमने एक नया औ रख दिया, तो कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा हल हो गया, और औत्कंठ्यम को इसको हमने हटा दिया और बीच में एक नया औ रख दिया, तो सेम ही हुआ है ना। तो कृष्णा औ औत्कंठ्यम, ठीक है। तो कृष्णा औत्कंठ्यम हो गया, न जाकर जब औ में मिलता है तो कृष्णौत्कंठ्यम, ठीक है। तो आज हमने दीर्घ संधि, गुण संधि तथा वृद्धि संधि को पढ़ा, और बाकी यण संधि और अयादि संधि हैं मुख्य, इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको यह कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए फिर नया वीडियो हम लेकर आएंगे जल्द ही। धन्यवाद।